अप्रैल महीने में शेयर बाजार में रिकवरी के बावजूद इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश घटकर 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंचने के आखिर क्या है मायने। नमस्कार, स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड दुनिया के सबसे अनोखे कार्यक्रम म्यूचुअल फंड सेंट्रल में। मैं हूं विपुल सिंह। कौन से म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड किन शेयरों में खरीदारी कर रहे हैं और कहां पर कर रहे हैं बिकवाली, इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के हमारे इस खास शो में। लेकिन कार्यक्रम का आगाज करें उससे पहले जान लेते हैं कि आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको क्या कुछ बताने वाले हैं, क्या कुछ दिखाने वाले हैं। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। तो आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर में सेक्टोरल फंड में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए। जी हाँ, खासतौर से बैंकिंग सेक्टर में जिस तरीके से हमने देखा कि परफॉर्मेंस देखने को मिली है, क्या अभी वहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर इस तरह के फंड से दूर रहना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आज जिस पर हम चर्चा करेंगे वो ये है कि आखिर में बेहतर रिटर्न देने वाले लार्ज कैप फंड सबसे अच्छे टॉप 5 कौन से हैं। इस पर हम करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा कि आखिर में कौन से शेयरों में जो है, कौन से फंड्स जो है वो आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं अगर आपका निवेश लार्ज कैप फंड में हो। और सबसे आखिर में बताएंगे आपको कि आखिर में म्यूचुअल फंड्स की तरफ से खरीदारी और बिकवाली किन शेयरों में की जा रही है, उन पर आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, ये पूछेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। तो काफ़ी कुछ रहने वाला है, काफ़ी कुछ बताने वाले हैं। बने रहिए इस खास शो में। म्यूचुअल फंड दुनिया की एक एक बात हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये हमारा मंथली शो है और इसमें पूरे महीने की बातचीत होगी और आगे आने वाले दिनों में अगर आपको निवेश करना है तो क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास सुर्खियां रहीं, हेडलाइंस रहीं म्यूचुअल फंड दुनिया की। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका यूरोप में मंदी की आशंका के बावजूद भारत में लगातार 26वें हफ्ते इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश बरकरार। हालांकि अप्रैल महीने के निवेश में आई 68% की गिरावट। अप्रैल में इक्विटी फंड में हुआ 6,480 करोड़ रुपए का निवेश। स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में आया सबसे ज्यादा निवेश। बच्चों के भविष्य के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना हुआ आसान। सेबी ने किया नियमों में बदलाव। नए नियमों के मुताबिक माता पिता अभिभावक कर सकेंगे अपने बैंक अकाउंट से निवेश, नहीं खोलना होगा बच्चों के साथ ज्वाइंट अकाउंट। 15 जून से लागू होगा नया नियम। इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में पूरा हो सकता है एलआईसी म्यूचुअल फंड का आईडीबीआई म्यूचुअल फंड के साथ विलय। एलआईसी ने जताई उम्मीद। मार्च में सीसीआई ने आईडीबीआई म्यूचुअल फंड के अधिग्रहण को लेकर दी थी मंजूरी। विलय से 1 महीने पहले आईडीबीआई बैंक को निवेशकों को देना होगा नोटिस। विलय के बाद कंपनी का आयुम होगा 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। डेट फंड के टैक्स नियमों में हुए बदलाव का दिखने लगा असर। एचएनआईज को डेट फंड के मुकाबले एफडी आ रही है ज्यादा पसंद। मोतीलाल ओसवाल की ताजा रिपोर्ट में खुलासा। बढ़ती ब्याज दरों के चलते एचएनआईज डेट फंड के मुकाबले एफडी में कर रहे हैं निवेश। 1 अप्रैल से लागू हुए थे डेट फंड के लिए नए टैक्स नियम। बड़ौदा बीएनपी पारिवारिक म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया नया वैल्यू फंड। 17 मई से 31 मई तक खुला रहेगा एनएफओ। इस ओपन एंडेड स्कीम में 500 रुपए से कर सकते हैं निवेश। नया फंड उन शेयरों में करेगा निवेश जिनके फंडामेंटल बेहतर हैं और शेयर डिस्काउंट पे कर रहा है ट्रेड। सीनियर फंड मैनेजर शिव चनानी करेंगे फंड मैनेज। चलिए, तो ये तो रही सुर्खियां। अब आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। तो आज के शो में हमारी खास मेहमान है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा जी। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका हमारा निमंत्रण स्वीकारने के लिए। और जब भी आप आती हैं कार्यक्रम में म्यूचुअल फंड की दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी बातें जो हमारे निवेशक जो है जानना चाहते हैं, उन तमाम विषयों पे आप बातचीत करती हैं। पहला प्रश्न मैम आपसे यही होगा कि ये जो हमने अभी रिपोर्ट हेडलाइन सुर्खियों के जरिए देखा कि लगातार, एक तो अच्छी बात यह है कि 26 हफ्ते लगातार हो गए कि इक्विटी फंड में निवेश जो है लगातार बना हुआ है। एफआई रूठे हुए थे, एफआई नाराज थे, बाजार गिर रहा था, तब भी निवेश आ रहा था। अब एफआईज की खरीदारी आ रही है, तब हम देख रहे हैं कि नया थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है कि शेयर बाजार की रिकवरी के बावजूद जो है जो निवेश है वो 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। इसके क्या कुछ आप मायने मान रही हैं? क्या प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, या लोग अब ज़्यादा कॉशियस हो गए इस वजह से, या फंड मैनेजरों को लगता है कि काफ़ी ऊपर आ रहा है बाजार, इस वजह से रुक रुक के निवेश कर रहे हैं? आप कैसे देख रही हैं इसे? विपुल जी, आपने एकदम ठीक एनालिसिस किया। बहुत कुछ इसमें मिलते जुलते रीजंस है, एक रीजन नहीं है। ये
स्थापित करने के लिए कि मार्केट क्यों इस तरीके से चल रहा है और क्यों निवेश के रिटर्न्स अच्छे नहीं बन रहे हैं। अब निवेश का जो हम डायरेक्ट एसोसिएशन करते हैं सेंसेक्स की रिकवरी से, तो उधर ये समझना बहुत जरूरी है कि सेंसेक्स एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्क्रिप्ट यानी 50 से 60 स्क्रिप्ट के ऊपर चलता है। उनके उतार चढ़ाव को देखते हुए सेंसेक्स का हम पैरामीटर्स देखते हैं, जबकि इन टोटलिटी 3000 4000 जितनी स्टॉक्स हैं जिधर फंड मैनेजर्स निवेश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, और जो फंड जो स्क्रिप्ट्स और जो स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं सेंसेक्स में वो एक पर्टिकुलर मार्केट कैप के होते हैं। तो उसमें पूरी तरीके से सभी कुछ इंक्लूड ना होने से वी आर नॉट गेटिंग एग्जैक्ट पिक्चर। तो भले मार्केट ऊपर चढ़ रहा है मगर जो निवेश मैंने किया हुआ है एज अ जो भी फंड ने निवेश जिन स्टॉक्स में किया हुआ है वो भी अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है कि नहीं। अब जो बड़े बड़े मार्केट मूवर्स स्टॉक्स होते हैं जैसे टीसीएस है या रिलायंस है या अडानी है, अगर वो चढ़ते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पूरा का पूरा सेंसेक्स की गणना में आ जाता है। तो वो सही मापदंड नहीं है ये देखने के लिए कि अगर सेंसेक्स की रिकवरी हो रही है, निफ्टी की रिकवरी हो रही है, तो उसमें बाकी सारे स्टॉक्स स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे तो फार्मा में अभी अच्छी रिकवरी है, फार्मा सेक्टर इज डूइंग वेल। तो अगर किसी फंड के अंदर फार्मा का इंक्लूजन अच्छा है तो वो फंड अच्छा दिखेगा आपको करते हुए। वहीं आईटी अभी नीचे चल रहा है, एनर्जी स्टॉक्स हैं उनके अंदर वोलेटिलिटी चली रही है। तो हर फंड के पास एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है अनलेस इट इज अ सेक्टर स्पेसिफिक फंड। तो ये सब देखते हुए प्लस इंटरेस्ट रेट चेंज का तो ड्रामा आपको पता है फेड में चल रहा है, इंडिया में भी कभी लगता है कि इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गई, कभी लग रहा है और बढ़ेगी, तो वो भी वोलेटिलिटी बनी हुई है। इन्फ्लेशन के नंबर्स भी जब तक एकदम स्टेबल नहीं होंगे तब तक हम मार्केट के किसी तरीके से कुछ आगे का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो वोलेटिलिटी बनी हुई है मगर हम एट ऑल टाइम एक ही बात बार बार कहते हैं कि हमें अपना मार्केट में गोल नक्की करते हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखना है। और ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है ऑफ इन्वेस्टमेंट ये बहुत ही रिस्की है और बहुत ही अग्रेसिव है, तो इसमें जोखिम हमेशा बना रहेगा। मगर सेंसेक्स के आंकड़े देखते हुए आप अपने रिटर्न्स के ऊपर गेज नहीं कर सकते, ये आपको पक्का समझना पड़ेगा। ठीक, चलिए मैम, हमने एक रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि बाजार की इस रिकवरी में बैंकिंग शेयर जो है वो हमने देखा कि विदेशी निवेशकों के लिए भी पसंदीदा सेक्टर बने हुए हैं और इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने वाले सेक्टोरल फंड में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। और ख़ास तौर से पिछले अगर 1-2 साल की बात करें तो तमाम जो फंड मैनेजर्स हैं, तमाम जो फंड हैं सेक्टोरल फंड, बैंकिंग सेक्टोरल फंड, उनमें जो है 1 और 3 और 5 साल में 26, 30 और 9% तक के रिटर्न देखने को मिले हैं, सालाना रिटर्न को देखने को मिले हैं। लेकिन क्या अभी इन फंड्स में निवेश करना चाहिए और इस तरह के फंड में किस तरह के जोखिम होते हैं, ये जरा पहले मैम एक रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम आपसे जो है विस्तार पूर्वक जो है इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर में अभी सेक्टोरल फंड में क्या कुछ करना चाहिए। तो पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। अप्रैल महीने में विदेशी निवेशकों की खरीदारी लौटते ही शेयर बाजार और इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों की बाँछें खिल गई हैं। पहले घरेलू निवेशकों के रडार पर रहे बैंकिंग शेयर अब विदेशी निवेशकों के लिए भी पसंदीदा सेक्टर बने हुए हैं। इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने वाले सेक्टोरल फंड में भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वैल्यू रिसर्च के मुताबिक सेक्टोरल बैंकिंग फंड में 1, 3 और 5 साल में 26%, 30% और 9% के सालाना रिटर्न देखने को मिले हैं। सेक्टोरल बैंकिंग म्यूचुअल फंड में आए रिटर्न को देखकर तमाम निवेशक इस तरह के फंड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेक्टोरल म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। सेक्टोरल बैंक म्यूचुअल फंड ऐसे फंड होते हैं जो मुख्य तौर पर भारतीय बैंकों में निवेश करते हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर बढ़िया प्रदर्शन करता है तो ये फंड्स भी बढ़िया रिटर्न्स देते हैं और कई बार बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म भी करते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि इस तरह के फंड्स में टैक्स कैसे लगता है, क्योंकि इस तरह के फंड इक्विटी फंड की तरह ही होते हैं, इसकी कैटेगरी में ही आते हैं, इसलिए इन पर भी टैक्स इक्विटी फंड की तरह लगता है। अगर आप फंड को 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ आपको आपके मुनाफे पर 15% आय कर देना होगा। अगर आप फंड को 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के आधार पर मुनाफे पर 20% टैक्स देना होगा।
अब बड़ा सवाल ये है कि सेक्टोरल बैंकिंग म्यूचुअल फंड में निवेश करने के क्या रिस्क हैं और किस तरह के निवेशकों को इसमें निवेश करना चाहिए। चूंकि इस तरह के फंड एक ही इंडस्ट्री पर फोकस करते हैं तो इस सेक्टर से जुड़े तमाम जोखिम इनमें निवेश के साथ जुड़े होते हैं। सेक्टोरल बैंक फंड उन निवेशकों के लिए बेहतर हैं जो बैंकिंग शेयरों के बढ़िया प्रदर्शन करने पर लंबी अवधि में जोखिम के साथ औसत से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। इस फंड में निवेश से बढ़िया रिटर्न देने वाले बैंकिंग शेयरों में निवेश का मौका मिलता है। अगर रिटर्न की बात करें तो एक साल में LIC, टाटा, निप्पॉन इंडिया, ICICI प्रूडेंशियल, IDBI, UTI जैसे म्यूचुअल फंड ने 20 से लेकर 28% तक का रिटर्न दिया है। वहीं 3 साल में 24 से लेकर 36% तक के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। इन्वेस्टोग्राफी की फाउंडर श्वेता जैन कहती हैं कि सेक्टोरल फंड में निवेश काफी मुश्किल है क्योंकि इसमें काफी उतार चढ़ाव और जोखिम होता है। हाल में बढ़िया रिटर्न निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन निवेशकों को अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हुए ही निवेश करना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। अब समझते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक कैसा दिख रहा है। तो शेयर मार्केट के जानकारों इन एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले के मुकाबले भारतीय बैंकों की स्थिति काफी बेहतर है और वैश्विक बैंकिंग संकट का भारतीय बैंकों पर ज्यादा असर नहीं होगा। LKP सिक्योरिटीज की रिसर्च रिपोर्ट की माने तो वित्त वर्ष 2024 में भी बैंकिंग सेक्टर की सेहत यानी कि सिचुएशन काफी मजबूत रहेगी, जिससे रिटर्न ऑन एसेट में स्थिर बढ़त बनी रहेगी। कुल मिलाकर भले ही शेयर बाजार के जानकार आने वाले वर्षों में बैंकिंग सेक्टर को लेकर सकारात्मक बने हुए हैं, लेकिन मनी 9 की सलाह है कि सेक्टोरल बैंक फंड में उन्हीं निवेशकों को निवेश करना चाहिए जिनमें जोखिम लेने की ज्यादा क्षमता हो, और कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। तो मैम, सवाल यही है कि सेक्टोरल बैंकिंग फंड का प्रदर्शन लगातार शानदार देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या इन प्रदर्शन को देखते हुए, और जैसा कि इस रिपोर्ट में हमने दिखाया कि मतलब 30% के रिटर्न जो है वो एक साल के अंदर आते हुए दिखाई दिए हैं, 1-2 फंड ऐसे रहे हैं जहां पर 30% से भी ज़्यादा के रिटर्न देखने को मिले हैं। तो इस तरह के रिटर्न को देख करके बहुत सारे लोग लालायित होते हैं। जो रिटेल निवेशक होते हैं उनको लगता है कि हम तो गलत जगह फंस गए, हमको लग रहा था IT चलेगा, हमने तो बैंक में लगाया नहीं, तो क्या बैंक में लगाना चाहिए। तो इस तरह के रिटर्न को देखिए, क्या अभी अगर पैसे लगाने हो तो लंबी अवधि के लिए लगाए जा सकते हैं, क्या कुछ इसमें जोखिम होते हैं। रिपोर्ट में हमने काफ़ी विस्तारपूर्वक चर्चा की, लेकिन हम चाहेंगे कि आप विस्तारपूर्वक अगर समझा पाए हमारे दर्शकों को कि अभी बैंकिंग का भविष्य आपको कैसा दिखाई दे रहा है, खासतौर से सेक्टोरल फंड, वो किसी भी सेक्टर में हो, क्योंकि समय समय पर अलग अलग सेक्टर चलते हैं। आपकी राय। मुझे आप पर्सनली पूछेंगे तो मुझे सेक्टोरियल फंड से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है। मुझे लगता है कि आप एक प्लेन वेनिला लार्ज कैप फंड या मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड लेंगे तो वो फंड मैनेजर भी अगर बैंकिंग इज अ गुड सेक्टर और उसका कोई एक अच्छा ऐसा बैंक है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या 2-4 बैंक है, वो उनके पोर्टफोलियो में जरूर होता है। अगर आपने बैंकिंग फंड नहीं लिया है और आपने सिर्फ एक दूसरा कोई प्लेन इक्विटी फंड लिया है तो इट डजंट मीन कि आप बैंकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। हाँ, बैंकिंग में पार्टिसिपेशन करने से आपका रिस्क और आपका जो एक्सपोजर है वो टोटली कॉन्सेंट्रेट होके एक ही सेक्टर यानी बैंक्स के ऊपर फिक्स हो जाता है। अब जहां आप 1 से 2 से 3 साल की बात कर रहे हैं बैंकिंग में, तो रिटर्न्स आपने बिल्कुल सही कहा कि 30% के ऊपर रिटर्न दिख रहे हैं टॉप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के ऊपर। जैसे SBI बैंकिंग में रिटर्न 29 to 30% पास्ट 3 इयर्स के, पर वहीं अगर आप 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो महज 11%। बिल्कुल। ICICI बैंकिंग में अगर 3 साल के रिटर्न देखें तो 35% के आसपास रिटर्न है, बट इफ यू गो फॉर 5 ईयर तो वो महज 11.5% है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि ये जो सेक्टर है स्पेसिफिकली बहुत ही अग्रेसिव सेक्टर है और बहुत ही इसके अंदर वोलेटिलिटी होती है, तो जब आप अपना रिस्क एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर देते हो तो उसके साथ जुड़ी हुई सारे उतार चढ़ाव आपके पोर्टफोलियो के साथ आपको झेलने पड़ेंगे। तो अगर आप एक बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर है, बहुत जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं, तो आप 5 से 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो सेक्टर स्पेसिफिक जा सकते हैं, और वो भी वो सेक्टर चुने जिसमें आपको हाईली कन्विक्शन है, जिससे आप किसी तरह जुड़े हुए हो। जिस तरह के कोई फार्मा में ऑलरेडी एक फार्मास्यूटिकल में काम करते हैं, उन्हें दिख रहा है कि आगे किस तरह प्रोग्रेस हो रहा है, तो वो फार्मा सेक्टर के साथ उनका कन्विक्शन होता है, उनको एक उससे लगाव, एक रुझान होता है, तो वो करते हैं। अब बैंकिंग स्पेसिफिकली हमेशा से बहुत ही अग्रेसिव रहा है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा बना रहता है, तो इसमें लंबे समय बने रहे। आपको निवेश करना है उसमें आप बेशक कर सकते हैं, बट SIP के जरिए करें
ताकि आपका एवरेजिंग बनती रहे उसके अंदर। और फिलहाल में जो रेट साइकिल्स चेंज होंगे, जिस तरह से इंटरेस्ट साइकिल चेंज हुए, इसलिए आप देखेंगे कि जो बैंकिंग सेक्टर में काफी तेजी आई है। अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स रिवर्स होंगे तो हो सकता है इसमें रिटर्न्स वापस रिवर्स बनते चले जाएं। तो ये पूरी इकोनॉमी जो है वो बैकबोन की बैंकिंग है। तो बिल्कुल। जैसे जैसे मैक्रो चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे और इसके अंदर गवर्नमेंट जियो पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, वो सभी बैंकिंग में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होते हैं। और जो HNI हैं वो जो भी FIIs आ रही हैं अपनी कंट्री में बैंकिंग के चलते वगैरह, तो सभी कुछ मिला जुला के जो वोलेटिलिटी बनाते हैं, उसको अगर आप उसकी जोखिम उठा सकते हैं तो आप 10% तक अपने पोर्टफोलियो में बैंकिंग सेक्टर इंक्लूड कर सकते हैं। पर अगर आपने बैंकिंग सेक्टर नहीं चुना है, दैट डजंट मीन कि आपका बैंकिंग में एक्सपोजर नहीं है, मतलब नहीं। तो लब्बुल आप ये है कि इसके साथ कई सारे जोखिम होते हैं। अगर आप एक ही सेक्टर में कंसंट्रेट करते हैं, तो अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है तो बहुत छोटा हिस्सा जो है आप निश्चित रूप से किसी सेक्टोरल फंड में रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अपने जोखिम को ध्यान में रखिए, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए और आप बाकी इक्विटी में निवेश करते रहिए। उससे आपको सभी सेक्टर्स का फ़ायदा मिलता रहेगा। अगला प्रश्न मैम आपसे जानना चाहेंगे पूनम जी, और ये है कि अभी सेबी का एक नया सर्कुलर आया जिसका जिक्र भी हम हेडलाइंस में भी कर रहे थे कि बच्चों को के लिए जो निवेश करने को लेकर के जो तमाम दुविधाएं होती थी कि बच्चों का आप अकाउंट खुलवाइए, ऐसे करिए, जॉइंट अकाउंट खुलवाइए, उसको जो है काफ़ी आसान कर दिया गया है। और अब ये कहा गया है कि माता पिता जो है और अभिभावक जो है उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि जॉइंट अकाउंट हो बच्चे के साथ। इसका कितना लाभ मिलेगा और इस कदम को आप सेबी के किस तरीके से देख रही हैं, और ज़रा आम भाषा में ज़रा समझा दीजिए कि ये क्या इसके मायने हैं। ये विपुल जी बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है एक, जिसमें कि बच्चों का खुद का अकाउंट होना जरूरी नहीं है और आप निवेश कर सकते हैं बच्चों के नाम से, जो पहले भी था, बाद में ये रूल्स चेंज करे गए हैं। अब इंडिया जो कंट्री है वो बहुत ही बच्चे और पेरेंट्स और फैमिली में बहुत इमोशनली इन्वॉल्व होती है, इसलिए हर पेरेंट, हम भी, हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं कि पहले हम बच्चे के लिए हमें कुछ निवेश बताइए, और बच्चों के नाम पे अगर निवेश करते हैं तो उन्हें बहुत ही मॉरली हैप्पी फील होता है, सिक्योर फील होता है कि हाँ हम बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं, जो अभी तक अलाउड नहीं था। तो ये करने से मुझे लगता है पेनेट्रेशन इन म्यूचुअल फंड्स और बढ़ेगा और काफी आसानी होगी पेरेंट्स को बच्चों के नाम पे, क्योंकि जब हम बच्चों के नाम पे अकाउंट खोल के निवेश करते थे तो बच्चे जब तक 18 साल के नहीं हो जाते तब तक उनको उनके साथ गार्डियन बनने रहना पड़ता है और बहुत सारे उसमें कंप्लायंसेस होते थे। तो ये बहुत अच्छा इसके ऊपर असर पड़ेगा और म्यूचुअल फंड निवेश में बढ़ोतरी भी होगी, क्योंकि अब एज अ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल फंड तो सभी लोगों के पास पहुंच चुका है। अब इसमें कुछ नयापन नहीं है, सबको इनमें निवेश करना है, सभी चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरह इस मोड के साथ जुड़े हुए रहें। तो ये बहुत ही वेलकम मोड है और इससे काफी आसानी हो जाएगी पेरेंट्स को बच्चों के लिए निवेश करना। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये, और निश्चित रूप से तमाम लोग और ज़्यादा उत्साहित होंगे कि यहाँ पर बच्चों के लिए वो आसानी से निवेश कर पाएँ। अगला प्रश्न ये है मैम, किसका जिक्र जब हम डेट फंड को लेकर के बदलाव हुए थे टैक्सेशन को, तो हमने आपसे विस्तारपूर्वक उस समय भी चर्चा की थी और तब ये लग रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा अंतर शायद ना पड़े, लेकिन उसके कुछ एक असर देखने को मिले हैं। अभी मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है और उसमें हम देख रहे हैं कि डेट फंड में जो टैक्स बदलाव हुआ है उसके बाद HNIs की तरफ से FD में अब ज़्यादा निवेश देखने को मिल रहा है। तो क्या इस तरह आपको लगता है कि अभी ये परिवर्तन जो शुरू हुआ है और ज़्यादा देखने को मिलेगा, और रिटेल इन्वेस्टर को भी क्या अपनी स्ट्रेटजी में कोई बदलाव करने चाहिए आने वाले समय को लेकर के? बिल्कुल जी, देखिए जो डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक मेजर कारण था वो था टैक्सेशन, जो अब रद्द कर दिया गया है। अब आप चाहे गेन म्यूचुअल फंड से करें चाहे आप FD से करें, आपको सेम अमाउंट ऑफ टैक्स भरना पड़ेगा। तो जो टैक्स की रणनीति थी जिसकी वजह से डेट म्यूचुअल फंड में एक लोगों को रुझान था कि उसमें निवेश करने से उन्हें कुछ टैक्स बचेगा और अच्छा खासा टैक्स बचता था फॉर हाई टैक्स ब्रैकेट्स, इसलिए डेट म्यूचुअल फंड का चुनाव किया जाता था। अब FD के रिटर्न्स एक तरफ अच्छे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि FD के रिटर्न्स भी 8% तक मिल रहे हैं, कॉर्पोरेट FD लीजिए चाहे बैंक में भी 7% FD मिल रही है। तो निवेशक जो इंडिया का निवेशक है वो हमेशा से वैसे भी प्रो FD था, वो FD में अपने आप को ज्यादा सिक्योर फील करते थे।
मगर बिकॉज टैक्सेशन के चलते वो एफडी डेट म्यूचुअल फंड की तरफ आ रहे थे, तो अभी वो वापस अपना जो फेवरेट और जाना पहचाना इंस्ट्रूमेंट है एफडी, उसमें वो निवेश करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। बट मुझे पर्सनली पूछे तो ये बिकॉज अभी इंटरेस्ट रेट अच्छी है तो आपको ये रेट्स अच्छी मिल रही है, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट की, जैसे हमें सभी पता है कि इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गए हैं, अब वापस से जब इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो आपको फिर से डेट म्यूचुअल फंड में अगर आना है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बदलना है तो एफडी में से अगर आपको एग्जिट होना है तो आपको पेनल्टी लगती है, आपको इंटरेस्ट का लॉस होता है। वहीं अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो एग्जिट इज वेरी इजी, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अब अगर हम टैक्सेशन का पार्ट हटा दें और बाकी पैरामीटर्स में देखें तो फिर भी मुझे लगता है कि जो डेट म्यूचुअल फंड है वो इसके अंदर ज्यादा रेट आपको रिटर्न्स दे पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट गिरेंगे वैसे डेट म्यूचुअल फंड में जो इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी आएगी उसका फायदा हम सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड से बना सकते हैं। क्योंकि एफडी में तो आपने होराइजन फिक्स कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर दिया, उसमें बाद में बदलाव नहीं आ सकता, उसमें वो चेंजेस नहीं आ सकते। तो इसका फायदा उठाने के लिए हाल फिलहाल के मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को अभी डेट म्यूचुअल फंड के साथ बने रहना चाहिए। एफडी तो हमेशा ही है, कभी भी उसमें आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ एंटर कर सकते हैं। तो बाकी चीजें भी देखते हुए आपको ये कॉल स्ट्रेटेजिकली लेना है कि डेट म्यूचुअल फंड बेटर है कि नहीं है, क्योंकि अब टैक्सेशन तो आपके लिए कोई मायने रखता नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन द सेम पेज। ठीक है, तो टैक्सेशन को अगर हटा दीजिए तो भी जो है अगर आपको एफडी करनी है करिए, वो भी अच्छा विकल्प है। लेकिन डेट फंड के अपने फ़ायदे हैं, जैसा कि पूनम जी बता रही थी, वहाँ पर भी जो है आपको अच्छा एक्सपोजर जो है मिल सकता है, अच्छा एक्सपोजर आपको रखना चाहिए। अगला सवाल मैम ये है कि जो अब हम देख रहे हैं कि LIC IDBI म्यूचुअल फंड का विलय जो है LIC की तरफ से कहा गया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में जो है वो हो सकता है। आप ओवरऑल कैसे देख रही हैं, अब इस विलय को कितना महत्वपूर्ण मान रही है? इससे क्या इंडस्ट्री के अंदर कोई बदलाव आप देख रही हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा? LIC के पास और दोनों कंपनियों को मिलाकर के फिर 21,000 करोड़ से ज़्यादा का AUM जो है एक कंपनी का हो जाएगा, कैसे देख रही हैं इसे आप? विपुल जी, हमारी कंट्री बहुत बड़ी है और बहुत इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपनीज मौजूद हैं, तो एब्जॉर्प्शन कोई भी नई चीज का बहुत जल्दी होता है, उसका फर्क बहुत ज्यादा पड़ता नहीं है मार्केट के ऊपर। जहां तक LIC और IDBI की बात करें तो दोनों अपने लिहाज से बहुत बड़े, मगर दोनों का जो तालमेल है वो अलग है। LIC एक इंश्योरेंस कंपनी है और IDBI एक म्यूचुअल फंड कंपनी, तो ये जब आपस में मिलेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा ट्रांजिशन होने में। तो मुझे लगता है कि ये विद टाइम पता चलेगा कि इसका इंडस्ट्री पे किस तरीके से इसका चेंजेस होगा। ये अभी इट इज टू अर्ली टू जज एनीथिंग अबाउट दिस मर्जर। ठीक, अगला महत्वपूर्ण सवाल मैम सिल्वर म्यूचुअल फंड को लेकर के है। सिल्वर म्यूचुअल फंड में हमने देखा कि बहुत अच्छे रिटर्न लोगों को मिल रहे थे, लेकिन एक महीने के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है, नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट सिल्वर को लेकर के काफ़ी बुलिश हैं, खासतौर से जो कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। तो क्या कितना एक्सपोजर यहाँ पर रखना चाहिए सिल्वर म्यूचुअल फंड को लेकर के, क्योंकि इसमें ETF है, FOF है, करीब 12 फंड ऐसे हैं जो कि निवेश करते हैं, और बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो भी गोल्ड और सिल्वर में एक्सपोजर रखने के लिए म्यूचुअल फंड का रास्ता जो है अपनाते हैं। कितना ओवरऑल पोर्टफोलियो में हिस्सा रखना चाहिए, किस तरह के रिटर्न की उम्मीद हमें यहाँ पर करनी चाहिए? विपुल जी, जैसे जब हम एक पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो हम उसमें इक्विटी, डेट और अदर्स में गोल्ड आता है और साथ ही रियल एस्टेट भी आ जाता है, तो जरूर आपके पोर्टफोलियो में सिल्वर होना ही चाहिए। सिल्वर का एज अ फ्रॉम इन्वेस्टमेंट थ्रू ETF और उसके फंड्स का बहुत समय से इंतजार था, क्योंकि सिल्वर एक प्रेफर्ड, जैसे गोल्ड एक प्रेफर्ड कमोडिटी है, वैसे सिल्वर भी एक प्रेशियस मेटल्स में लोगों को काफी इंटरेस्ट करता है। जैसे इंडिया में हम देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही इक्वल तरीके से मानी जाती है, मगर हमारे पास उसका सोर्स नहीं था इन्वेस्ट करने का अदर देन द फिजिकल सिल्वर। और सिल्वर इन कंपैरिजन टू गोल्ड क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत बल्कि होती है। और दूसरी बात, जो सिल्वर के बारे में स्पेसिफिकली हम करें तो सिल्वर का जो यूसेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि अचानक से सिल्वर की जो
डिमांड है वो एकदम से बढ़ रही है। अगर आप 5G लें, टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट जो बन रहे हैं 5G में लो, या आप ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन के जो गैजेट्स बनते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे वो ग्लोबली इसका यूज बढ़ रहा है। आप सोलर पैनल्स में इसका उपयोग है। तो जो यूज है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सिल्वर का यूज बढ़ रहा है। और यही आगे फ्यूचर सभी से जब आप बात करते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट से बात करें या फंड मैनेजर से बात करें, सस्टेनेबल एनर्जी जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक अलग ही रेस में आगे बढ़ रही है, तो उसमें सिल्वर का यूसेज बढ़ने की वजह से सिल्वर के रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं। आई एम ऑल्सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट सिल्वर। सिल्वर आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, मगर लॉन्ग टर्म के लिए। जो सिल्वर के प्राइस की वॉलेटिलिटी है वो बहुत ही गोल्ड के मुताबिक बहुत डिफरेंस है। जैसे आप 2019 में देखेंगे तो गोल्ड की रेट महज 40,000 के आसपास थी, वहीं आप 20,000 में देखें तो 63,000, यानी ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ गोल्ड में 2 साल में हुआ। और उसके बाद वो वापस भी नीचे उसी स्पीड से गिरता है। तो आपको ये सब देखते हुए अब मई में आप देखेंगे तो गोल्ड पिक्ड आउट एट 83, ऑलमोस्ट 84,000 ऑन May 5th, और आज उसकी कीमत वापस 74,500 हो गई। तो देखने में आप देखेंगे तो 15 से 20% तो सिल्वर में ऊंच नीच आम बात चल रही है। तो इसलिए आप लॉन्ग टर्म व्यू रखें, अपने पोर्टफोलियो में 10 to 15% गोल्ड और सिल्वर दोनों मिला के रखें, ताकि आपको अपने पोर्टफोलियो में हेज करने में आसानी हो, और उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको। जी मैम, और एक छोटा सा सवाल और है आपसे, और जो कि ये अब हम कार्यक्रम संडे को कर रहे हैं, और बृहस्पतिवार को एक रात में एक खबर आई है, और सेबी की तरफ से कंसल्टेशन पेपर जो है वो तैयार किया गया, और ये कहा गया है कि जो है जिसका जिक्र बार बार होता है कि एक्सपेंस रेशियो का हम लोग जिक्र करते हैं, वो अब यूनिफॉर्म होगा। हालांकि अभी एक कंसल्टेशन पेपर है, इसमें जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उन सबकी राय मांगी जा रही है, लेकिन इस कदम को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जब भी आप भी कोई म्यूचुअल फंड रिकमेंड करती हैं तो कहती है एक्सपेंस रेशियो काफ़ी महत्वपूर्ण एक नंबर होता है। तो अगर यूनिफॉर्म होगा तो इससे कितनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी? क्योंकि सेबी का उद्देश्य यही है कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाए, और ताकि लोग निश्चिंत होकर के अपनी मनपसंद का म्यूचुअल फंड जो है वो चुन सकें। ये सेबी का एक बहुत अच्छा मूव है, जिसके अंदर जो भी टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी TER जो चार्ज करती थी AMC अभी तक, उसके अंदर डायरेक्ट मोड वाले, इनडायरेक्ट मोड, प्लस साथ में जो इन्वेस्टर अवेयरनेस की फीस थी, एग्जिट लोड थे, एंट्री लोड तो सॉरी अब नहीं है, एग्जिट लोड, और GST का इंक्लूजन, इस तरीके के सभी कॉस्ट का अब सेबी बहुत ही बारीकी से बाइफर्केशन करके उसको रीइंफोर्स कर रही है, जिसका फायदा ऑब्वियसली डायरेक्टली पूरा इन्वेस्टर को मिलेगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर फीस थी और फंड मैनेजर के जो चार्जेस थे वो TER में से हटा के फिर उसको अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो काफी कुछ इसके अंदर चेंजेस की प्रपोजिशन आई है अभी, और ये बहुत ही वेलकम मोड है। इससे इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा होगा, और रिटर्न्स भी उनके ज्यादा बनेंगे। चलिए मैम, अब इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, और तमाम सारे आंकड़ों पर जिक्र करते हैं, और हर बार जो है हम बनाने की कोशिश करते हैं अलग अलग कैटेगरी के फंड्स किस तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस बार हमने चुना है लार्ज कैप फंड को। लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर सबसे बढ़िया 5 फंड कौन से हैं जहां पर काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, उन फंड को मैनेज कौन कर रहे हैं, जरा आंकड़े लेकर के आइए स्क्रीन पर, और एक एक करके जरा उन फंड्स का जिक्र करते हैं। तो इस बार जो है नंबर 1 पे है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, जो कि लार्ज कैप में, और ये करीब 8,860 करोड़ का जो है ये फंड है, और इसको श्रीदत्त भंडलवरदार और विशाल मिश्र जी मैनेज करते हैं। एक साल में 14% का रिटर्न देखने को मिला है। निपॉन इंडिया में हम देख रहे हैं करीब 22% का रिटर्न एक साल में देखने को मिला है, और 3 साल में 32% का रिटर्न देखने को मिला है। हालांकि 5 साल में रिटर्न थोड़ा कम हुआ है, 12% के आसपास का है। ICICI ब्लू चिप है, जिसमें अनीश तवाकले 15% का रिटर्न यहाँ पर मिला है एक साल में, 27% का रिटर्न 3 साल में। हालांकि यहाँ पर भी 5 साल में देखें तो 11-12% का रिटर्न मिला है। बड़ौदा BNP लार्ज कैप रेगुलर फंड में हमने देख रहे हैं 14% एक साल में। अगर हम बात करें 3 साल की तो करीब 22-23%, और 5 साल में यहाँ पर भी औसत रिटर्न 12% के आसपास ही देखने को मिल रहा है। कोटक ब्लू चिप फंड में भी हरीश कृष्णन जी इसको मैनेज कर रहे हैं, और अर्जुन खन्ना जी, और 13-14% का रिटर्न जो है यहाँ पर देखने को मिला है।
और 3 साल में करीब 25-26% का, और 5 साल की बात करें तो करीब 12% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। एक साल में एक तरीके से देखें तो मैम आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है बीएससी लार्ज कैप इंडेक्स के मुकाबले। 11% का रिटर्न बीएससी लार्ज कैप का है और सबके रिटर्न जो है 13, 14, 15%, 16%। हालांकि 3 साल और 5 साल में इंडेक्स के मुकाबले तो प्रदर्शन कम रहा है, लेकिन आप इस तरह के प्रदर्शन को कैसे देख रही हैं और फंड चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इनमें से सबसे आपका पसंदीदा लार्ज कैप फंड कौन सा होगा? सभी फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लार्ज कैप कैटेगरी, जैसे कि जिस तरीके से फंड मैनेजर्स का चुनाव होता है सेक्टर स्पेसिफिक, तो वो जो स्टॉक्स इंक्लूड करते हैं वो उनका जो मार्केट कैप होता है उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो मेरा पसंदीदा जो है वो इसमें निप्पॉन लार्ज कैप फंड एंड आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड है, जो बहुत ही स्टेडी रिटर्न्स दे रहा है और वोलेटिलिटी भी इसमें मतलब बनी हुई है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स, स्पेशली जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें मार्केट्स की ज्यादा वोलेटिलिटी पसंद नहीं है, वो इसमें बने रह सकते हैं। और लार्ज कैप कैटेगरी हमेशा हम अपने पोर्टफोलियो में एक वन ऑफ द फंड होना जरूरी समझते हैं। और जो भी हम अभी बात कर रहे थे विपुल जी, जैसे कि हम सेक्टर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं या कोई भी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स या इसमें चेंजेस होते हैं, तो लार्ज कैप जो है वो इफेक्ट होता है। तो ये सभी फंड मैनेजर्स हर तरीके के स्टॉक इसमें इन्वेस्टेड होते हैं। इसमें आपको फार्मा भी देखने मिलेंगे, आपको आईटी भी देखने मिलेगा, इसमें आपको बैंकिंग स्टॉक्स भी होंगे। तो ये एक अपने आप में डिवर्सिफाइड लार्ज कैप हो जाता है। तो इस तरीके के निवेश से फिर आपको किसी सेक्टर स्पेसिफिक फंड रखने की जरूरत नहीं रहती जी। तो चलिए, इस बीच जो है आपने सुना कौन कौन से फंड यहाँ पर पसंद आ रहे हैं यहाँ पर पूनम जी को। अब जरा कुछ एक और आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। और मैम, ये आंकड़े ऐसे रहते हैं कि इस बार हम आपसे हर बार चर्चा करते हैं कि आखिर में म्यूचुअल फंड खरीद और बेच क्या रहे हैं। तो जरा एक एक करके जरा स्क्रीन पर ले आइए, उसके बाद हम पूनम जी से पूछते हैं कि रिटेल निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं। तो जहाँ पर खरीदारी की जा रही है म्यूचुअल फंड की तरफ से, वहाँ हम देख रहे हैं उसमें 40% से ज़्यादा शेयरों में म्यूचुअल फंड ने अप्रैल में खरीदारी की है। और यहाँ पर सबसे अच्छी खरीदारी देखने को मिली है अदानी इंटरप्राइज, अदानी ग्रुप में। हमने देखा अप्रैल महीने में एकदम से पहले लोग बेच रहे थे और अब हम देख रहे हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसे आई हैं 1% से ज़्यादा का इजाफा अदानी ग्रुप के शेयरों में देखने को मिला है। टॉप पे है अदानी इंटरप्राइजेज, यहाँ पर करीब 21.7 अरब रुपए की खरीदारी की गई है। और करीब एक फंड ऐसा जिसने कि 2% से ज़्यादा की हिस्सेदारी यहाँ पर HUL में खरीदारी की है। सिप्ला, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट में भी, जैसा कि हम कर रहे थे अदानी ग्रुप में, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी की और यहाँ पर 45.2 अरब रुपए की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड की तरफ से की जा रही है। HUL में जो है की गई है अच्छी खासी खरीदारी। तो FMCG, अदानी ग्रुप, इसके अलावा एक फार्मा का शेयर है और टाटा मोटर्स, यहाँ पे खरीदारी की जा रही है। हालांकि ज़्यादातर की हिस्सेदारी 2% से कम है, आप देख सकते हैं, चाहे अदानी इंटरप्राइजेस हो, सिप्ला हो। एक एक करके जरा अगर फटाफट दिखा देंगे एक एक शेयर कि किस तरह का रुझान यहाँ पर अप्रैल महीने में देखने को मिला। देखिए, म्यूचुअल फंड की खरीदारी, FIs की तरफ से पॉजिटिव सपोर्ट और उसका असर अप्रैल महीने में किस तरीके, माफ़ कीजिएगा, अप्रैल मई में किस तरीके का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है पिछले 1 महीने के अंदर। आप अदानी इंटरप्राइजेस में देख लीजिए, यहाँ पर भी रुझान सकारात्मक देखने को मिल रहा है। तो सभी शेयरों में सकारात्मक रुझान बना हुआ है। अदानी पोर्ट पे आप देख लीजिए, यहाँ पर भी लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। तो म्यूचुअल फंड की खरीदारी का असर यहाँ पर इन शेयरों में देखने को मिल रहा है। मैम, इस तरह के शेयर में रिटेल निवेशकों के लिए कुछ मायने हैं, क्या देखना चाहिए इन आंकड़ों को? देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये सब देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज फंड मैनेजर के पास वो एक्सपर्टीज है, वो एक्सपीरियंस है, जिससे उन्हें पता है कि उन्हें क्या खरीदना है और क्या बेचना है और आपको वो किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। तो रिटेल निवेशकों को जरूरत नहीं है ये सब देखने की, बट अगर आप इसे समझना चाहें तो बिल्कुल समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो फंड मैनेजर्स जो हैं, उनकी जो रिसर्च टीम है, वो अपनी रिसर्च टीम के साथ इस तरीके के मौके देखते हैं जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब अडानी ग्रुप के जो हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से जिस तरीके से शेयर्स गिरे थे, तब आपने देखा होगा कि उस वक्त मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास उनके पोर्टफोलियो में था ही नहीं अडानी। अब वो धीरे धीरे उसे इंक्लूड करें क्योंकि वैल्यूएशंस अच्छे हो गए हैं। उसके बाद आप टाटा मोटर्स की देखें तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टाटा मोटर्स की जो आगे बढ़त है, जिस तरीके से वो इसको हैंडल कर रहे हैं, उस तरीके से
फ्यूचर इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव। तो जो वैल्यू स्टॉक्स पिक करते हैं जो फंड मैनेजर्स, वो इस तरीके के लो वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स ढूंढ के पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं, जिससे आगे चल के आपको अच्छा बड़ा फायदा हो। तो ये जो भी चेंजेस चल रहे हैं ये बहुत पॉजिटिव है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक, कंट्री स्पेसिफिक, कंप्लायंस स्पेसिफिक, जब जो भी चेंज मार्केट में आते हैं उसको आपको उसका पार्टिसिपेशन देने के लिए कंपनीज में चेंज लाए जाते हैं। तो आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर इस तरफ ध्यान ना देके एक अच्छा फंड और एक अच्छे फंड मैनेजर की जो रणनीति है उसके साथ कंफर्टेबल होकर निवेश करें। ठीक, चलिए, तो ये आपकी रणनीति समझ में आ गई कि आपको इन आंकड़ों से आप सीख सकते हैं तो सीखिए, लेकिन इस पर कुछ अपनी रणनीति मत बनाइए, क्योंकि म्यूचुअल फंड की अपनी रणनीति होती है। फंड मैनेजर अपनी वैल्यूएशन देखते हैं, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ पे बाय करना है, क्या फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं। आप उसमें जो है उस आधार पे अपना निर्णय मत लीजिए, लेकिन हाँ, ये आंकड़े आप अपनी समझ के लिए, अपनी रिसर्च के लिए ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जरा किन शेयरों में गिरावट है वो भी जरा हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। आखिर में बेच कहाँ रहे हैं म्यूचुअल फंड? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस में बिकवाली देखने को मिली है। आयशर मोटर्स में बिकवाली की गई है करीब 55 अरब रुपए की, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है नतीजे के बाद एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। डॉक्टर रेड्डीज़ में लगातार गिरावट। फार्मा पे हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी नाराज़गी है, और IT में भी जो है जिस तरीके के नतीजा है, विप्रो इसमें शामिल है, हीरो मोटोकॉर्प में भी हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिला है। हालांकि इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि अच्छी खासी रैली जो है ऑटो सेक्टर में आ चुकी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने को मिल रही हो। लेकिन नतीजे जो है यहाँ पर हमने देखा कि थोड़े से विप्रो के खराब रहे थे, हालांकि बायबैक के बाद शेयर में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली थी। तो ये वो आंकड़े हैं तमाम जिन पर नज़र रखनी चाहिए आप लोगों को, लेकिन हाँ, इनके आधार पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। मैम, आज चूँकि समय कम है तो हमारे बहुत सारे दर्शकों के सवाल हम आज नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि ये मंथली शो होता है हमारा, अगले महीने फिर आपसे मुलाकात होगी, इस शो को लेकर के हम आएंगे, लेकिन कुछ खास बातें, कुछ खास टिप्स चलते चलते आप देना चाहें हमारे दर्शकों को तो? मुझे हमेशा ये बात लगती है कि जब आप निवेश करने की शुरुआत करें तो उसके लिए बहुत कॉन्शियस डिसीजंस लें। आप इधर उधर की बातें सुन के, आपके जो जानने वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स जहां निवेश कर रहे हैं वहां आप डुप्लीकेट करने की कोशिश ना करें। अपने गोल्स और अपने टाइम होराइजन और खुद की जोखिम उठाने की क्षमता पहचाने पहले, क्योंकि निवेश जो हम जल्दबाजी में करते हैं, फिर जब उससे निकलने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे टैक्स लग जाते हैं, उसमें एग्जिट लोड्स लग जाते हैं, और फिर उस पर्टिकुलर निवेश का जो रास्ता है वो ही आपको नापसंद आने लगता है कि नहीं, म्यूचुअल फंड में तो बहुत नुकसान होता है, इसमें मुझे निवेश नहीं करना है। तो आपके लिए कौन सा फंड अच्छा है वो आप पहले नक्की करें। आप किसी एक्सपर्ट से, किसी प्रोफेशनल से मिलके अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करें, ना कि आप रैंडमली इधर उधर सुन के और किसी के टिप्स पे आप निवेश करें। तो ये मुझे हमेशा लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं, तो आप उसके लिए बहुत कॉन्शियस और साइंटिफिकल अप्रोच है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आप हमारे कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला और इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें म्यूचुअल फंड को लेकर के, लोगों की जेब को लेकर के आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल म्यूचुअल फंड सेंट्रल को यहीं समेटते हैं। उम्मीद है कि अगले जो है महीने जब हम आपसे जुड़ेंगे तो आपका पोर्टफोलियो और ज़्यादा बेहतर होगा, आपके निवेश और ज़्यादा सुरक्षित होंगे। तो सोच समझकर म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के लिए निवेश करें। और बाकी कोई सवाल हो म्यूचुअल फंड को लेकर के तो आप हर रोज़ शाम को 4 बजे हमसे जुड़िए, और शाम को 4 बजे प्रियंका संभव जी आपके साथ जुड़ती हैं और तमाम आपके म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े मुद्दों के प्रश्नों के उत्तर देती हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।